हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए। मेरा नाम है दर्शन जैन। हम लोग ने एसपी में चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 पूरे कंप्लीट कर दिए हैं और चैप्टर नंबर 6 का पहला पार्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 में पहले पार्ट में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार रिकॉल कर देते हैं। सो चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन, इस चैप्टर का नाम था, इनफैक्ट है, एंड हम लोग ने इसका पहला पार्ट दैट इज डायरेक्टर्स का पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है एंड इंट्रोडक्शन का पार्ट भी पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट दैट इज की मैनेजरल पर्सन पढ़ने वाले हैं। कौन सा पार्ट? सेकेंड पार्ट दैट इज की मैनेजरल पर्सन पढ़ने वाले हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने की मैनेजरल पर्सन का भी पूरा एक आपको ओवरव्यू दे के रखा है। की मैनेजरल पर्सन एग्जैक्टली हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो हम सबसे पहले की मैनेजरल पर्सन में उसका मीनिंग देखेंगे एंड देन उसकी एप्लीकेबिलिटी, मतलब की मैनेजरल पर्सन किस किस पे एप्लीकेबल है, कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल है। देन हम लोग की मैनेजरल पर्सन के बारे में अंडर एक एक करके जो पर्सन होते हैं की मैनेजरल पर्सन, उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें सबसे पहला व्यक्ति जो होगा उससे हम क्या कहेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर का हम लोग मीनिंग देखेंगे एंड उसके टर्म मतलब वो कितने पीरियड के लिए अपॉइंट होता है। देन उसका डिस्क्वालिफिकेशन एंड उसके पावर्स क्या होते हैं ये समझेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब समझेंगे, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती है और उसके बारे में जानकारी लेंगे। देन वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मैनेजर, और उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि व्हाट इज़ अ मैन, हु इज़ अ मैनेजर एंड उसकी क्या ड्यूटीज़ होती है एंड उसके क्या पावर्स होते हैं। इन विच केस नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर के बारे में कुछ तो रूल्स हैं वो हम समझेंगे। उसके बाद टॉपिक आएगा कंपनी सेक्रेटरी का। कंपनी सेक्रेटरी का टॉपिक जो है उसको मैंने थोड़ा और यू कैन से क्लासीफाई किया है या और बाइफर्केट किया है, जिसमें हम लोग पहले कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग समझेंगे, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, उनकी लायबिलिटीज़ क्या होती है, देन उनके राइट्स क्या है, उसके रोल क्या है, और CS दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरी एज एन एम्प्लॉय और CS इन प्रैक्टिस के बारे में समझेंगे। इन विच केस कंपनी सेक्रेटरी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने बाइफर्केट किया दैट इज व्हाट सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उसके अंदर हम सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का मीनिंग समझेंगे, उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे एंड उसके कुछ अदर पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज व्हाट सेक्रेटरियल ऑडिट। मैं अभी भी इस कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ही हूँ। कंपनी सेक्रेटरी के अंदर हम लोगों ने पहला पार्ट ये देखा था, उसके मीनिंग्स वगैरह, फिर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का एक पार्ट आता है और फिर नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज व्हाट सेक्रेटरियल ऑडिट। उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका मतलब समझेंगे कि सेक्रेटरियल ऑडिट होता क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी मतलब कौन से कंपनी पे सेक्रेटरियल ऑडिट लगने वाला है, किस किस को एप्लीकेबल है। फिर सेक्रेटरियल ऑडिटर जो होता है उसे अपॉइंट कैसे किया जाता है। आप लोग अभी से हैरान मत होइए कि सर इतना फास्ट जा रहे हैं और कुछ समझ नहीं रहा है। मैं समझा ही नहीं रहा हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, इन विच केस लास्ट टॉपिक जो अपना आएगा दैट विल बी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दैट इज CFO। इसके बारे में हम उसका मतलब समझेंगे एंड उसके रोल्स, ड्यूटीज़ और उसके बारे में थोड़ा जानकारी जो दी गई है, जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इन विच केस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक दैट इज व्हाट मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी। ये मैंने आपको जो बताया है अभी क्यों बताया, सो दैट आपको एक आइडिया है कि की मैनेजरल पर्सन विल स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी एंड इट विल एंड एट द टॉपिक ऑफ CFO। सो आपको पेशेंस रहे और आपको समझे कि सर ने सब कुछ बराबर से पढ़ाया है कि नहीं। इन विच केस लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ की मैनेजरल पर्सन। मीनिंग क्या होता है की मैनेजरल पर्सन का एंड उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। सो नाउ फोकस, देखो एवरीवन नोज दैट कि कंपनी जो होती है, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, कंपनी के ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर। कंपनी का ओनर होता है शेयर होल्डर एंड उसको चलाता कौन है, डायरेक्टर्स। और ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, BOD। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं,
बीओडी जो होता है वो कंपनी को चलाता है, लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए और भी बहुत सारे लोग होते हैं। उसको असिस्ट माने हेल्प करने के लिए। सर क्यों उसको हेल्प करने के लिए? बिकॉज जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो। एफिशिएंट का मतलब होता है टाइम टू टाइम, टाइमली बेसिस, और इफेक्टिव का मतलब होता है परफेक्टली। इफेक्टिव मतलब सही ढंग से करना। तो क्या बोला गया है, बीओडी को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, सो दैट कि कंपनी का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, ठीक है, टाइम टू टाइम हो और अच्छे से हो, राइट तरीके से हो। इन विच केस यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो सेवरल पर्सन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प करने वाले हैं, असिस्ट करने वाले हैं, दे नीड टू वर्क इन द सुपरिंटेंडेंस का मतलब होता है सुपरविजन बोलो या मॉनिटर बोलो। सो दे हैव टू वर्क इन द सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इशारों पे काम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? दे जो भी पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को असिस्ट करने वाले, डायरेक्टर्स को असिस्ट दैट इज हेल्प करने वाले हैं, दे हैव टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ बोर्ड। देखो, अगर मुझे कोई हेल्प करना चाहता है तो मैं बोलूँगा वैसे ही काम करना पड़ेगा। ओके, एग्जैक्टली, बिकॉज इफ यू वांट टू हेल्प मी देन यू हैव टू लिसन टू मी, ना कि मुझे चाहिए क्या। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड, केएमपी का मतलब क्या होता है? केएमपी के अंदर कौन कौन आते हैं? सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी एंड मैनेजर, ये सब के सब कहाँ पे केएमपी में आते हैं। देन सीएस, देन डब्ल्यूटीडी दैट इज होल टाइम डायरेक्टर, देन सीएफओ एंड क्या बोला है, एनी अदर ऑफिसर। सर ये एनी अदर ऑफिसर क्या है? देखो अभी तक है ना कंपनी लॉ ने या कंपनीज एक्ट या कंपनी के कानून ने इन लोगों को ही केएमपी माना है। सीईओ को, एमडी को, मैनेजर को, देन सीएफओ, सीएस, डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर, इनको ही केएमपी माना है। लेकिन फ्यूचर में अगर किसी और को केएमपी के कैटेगरी में डालना हो, इसीलिए उन्होंने एक जगह स्पेस छोड़ दी है एनी अदर ऑफिसर की। सर फ्यूचर में मतलब कानून तो कभी भी बदलता है, देश में कानून कभी भी बदलता है, जिसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। ओके, सो इन विच केस क्या होता है, कल उठ के अमेंडमेंट दैट इज चेंज आया कानून के अंदर, तो कंपनी लॉ चाहे तो यहाँ पे किसी और का नाम, एनी अदर ऑफिसर का स्पेस छोड़ा है ना, तो किसी और का नाम डाल सकते हैं। तो अभी के लिए केएमपी में कौन कौन आता है? सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीएस, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ। ओके, अभी सर क्या केएमपी हर कंपनी में एप्लीकेबल है? नहीं, केएमपी हर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। की मैनेजरल पर्सन जो है वो हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द लिस्टेड कंपनी एंड लिस्टेड कंपनी। अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड माने स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड, लिस्टेड माने स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है। जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, क्या बोला मैंने, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर है, लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है। अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड है, जैसे रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी, टाटा इज अ लिस्टेड कंपनी, इन्फोसिस लिस्टेड कंपनी, जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे आपको नाम दिखते हैं वो सब कंपनी लिस्टेड कंपनी मानी जाती है। ठीक है, तो इन दैट केस उनके ऊपर की मैनेजरल पर्सन एप्लीकेबल है, मतलब उनको की मैनेजरल पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है सर, दूसरा कौन सा बोला गया? दूसरा बोला कि ऐसी पब्लिक कंपनी भले लिस्टेड ना हो लेकिन उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर की मैनेजरल पर्सन एप्लीकेबल हो जाएगा। सर तो उस कंपनी को करना क्या है? उस कंपनी को एक होल टाइम केएमपी रखना पड़ेगा। उस कंपनी को होल टाइम केएमपी, होल टाइम मतलब फुल टाइम। तो इन विच केस सर केएमपी मतलब किसको अपॉइंट करने का? दे हैव टू अपॉइंट एमडी और देन सीईओ, एमडी बोलो, सीईओ बोलो या मैनेजर। दे हैव टू अपॉइंट एमडी, सीईओ या मैनेजर। अगर ये तीनों अवेलेबल नहीं है तो डब्ल्यूटीडी, इनके बदले डब्ल्यूटीडी, मतलब इनमें से कोई भी एक। ओके, देन दे हैव टू अपॉइंट वन सीएस एंड देन दे हैव टू अपॉइंट वन सीएफओ। सर सीएफओ क्या होता है? सीएफओ में बताओ, वो बंदा है कंपनी में जो आपके कंपनी का पूरा फाइनेंस को संभालता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, कंपनी का पैसों का मैनेजमेंट करता है। ओके, सो अगर कंपनी लिस्टेड है या फिर कोई पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल कितना है
10 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो इन दैट केस उस कंपनी को एक एमडी या फिर एक सीईओ या फिर एक मैनेजर, या फिर अगर ये तीनों अवेलेबल नहीं है तो उसके होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, एंड सीएस एंड सीएफओ, ऊपर के 3 में से कोई एक या फिर ऊपर के 4 में से कोई एक, सीएस कंपलसरी, सीएफओ कंपलसरी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, ज़रा ध्यान देना। क्या पॉइंट है? देखो, जो भी पर्सन केएमपी अपॉइंट होगा, जो भी पर्सन एज अ केएमपी अपॉइंट होगा, वो कोई दूसरे ऑफिस में काम नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन मोर देन वन ऑफिस, मोर देन वन कंपनी, मतलब एक ही कंपनी में वो काम कर सकता है। जो भी होल टाइम केएमपी अपॉइंट होएगा उसको हम दूसरे कंपनी में काम करने नहीं दे सकते हैं। ओके, इट इज़ नॉट अलाउड। सर अगर किसी और कंपनी में काम करना हो तो एक ही केस में आप दूसरे कंपनी में काम कर सकते हो। एक ही केस में, कौन सा केस है वो? अगर आप अपनी कोई कंपनी की सब्सिडरी मतलब अगर आप अपने कंपनी की कोई सब्सिडरी का मतलब मैं वापस से एक बार समझाता हूँ, मैंने शुरुआत में समझाया था। अगर ये कंपनी है रिलायंस, ओके, रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है और रिलायंस ने सपोज दर्शन लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं। कितने? 70% शेयर्स खरीदे हुए हैं। किसने लिए हैं? रिलायंस ने लिए हैं दर्शन के शेयर्स। तो रिलायंस क्या बन जाएगा? होल्डिंग कंपनी, और दर्शन क्या बन जाएगा? सब्सिडरी। ठीक है। रिलायंस ने 70% शेयर्स किसके लिए हैं? सर 70% ही नहीं, 50% से ऊपर, 50% से ऊपर अगर रिलायंस ने दर्शन के शेयर्स लिए हुए हैं, रिलायंस कंपनी ने दर्शन लिमिटेड के शेयर्स लिए हुए हैं, तो इन दैट केस रिलायंस लिमिटेड क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी, और दर्शन लिमिटेड क्या बन जाएगी? सब्सिडरी। ओके, सो अगर यहाँ का कोई सीएस है, सीएस जो कि केएमपी है, ही कैन वर्क इन एनी अदर कंपनी? नो, बट ओनली इन सब्सिडरी। वो भी क्या बोला गया है? सब्सिडरी में काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द बोर्ड। ओके, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी कंपनी का केएमपी है वो दूसरे कंपनी में ज्वाइन नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट अपनी सब्सिडरी कंपनी में चलेगा, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी सॉर्ट ऑफ क्या हो जाता है कि मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो भी 50% से ज़्यादा। ठीक है, मतलब उस कंपनी में मेरा क्या आ गया है? कंट्रोल, मैं वोटिंग पावर है, उसके डिसीजंस मैं ही ले रहा हूँ, क्योंकि 50% से ज़्यादा मेरा ही वहाँ पे वोटिंग होने वाला है। सो इन दैट केस क्या हो जाएगा? वो कंपनी मेरी ही है। तो अगर मेरे कंपनी का जो केएमपी है, सीएस, वो चाहे तो उस कंपनी में काम करे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे अलावा कोई और कंपनी में जाके वो काम नहीं कर सकता। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट? एमडी। अभी हम एमडी के बारे में समझेंगे। हम एमडी का मतलब क्या है? एमडी बेसिकली एक डायरेक्टर है। क्या है? एक डायरेक्टर है जिसको अपॉइंट कहाँ से हुआ है? बेसिकली उसको जो है ना, वो अपॉइंट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर कंपनी का एग्रीमेंट है, या फिर रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, या फिर बोर्ड ने अपॉइंट किया है। लेकिन उसके पास क्या है? उसके पास सब्सटेंशियल पावर है। क्या है? सब्सटेंशियल पावर का मतलब क्या होता है? मेजर पावर। एमडी जो है उसका अपॉइंटमेंट है बेसिकली कैसे होता है? या तो फिर आर्टिकल से होगा, या तो फिर कंपनी का कोई अग्रीमेंट है, या फिर रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग से हुआ है, या फिर यू कैन से ही इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, जो भी है। लेकिन उसके पास जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावर होते हैं, सब्सटेंशियल पावर होता है कंपनी के मैनेजमेंट के। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्या आता है? एमडी के अंदर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट के सेम टू सेम पॉइंट है, एग्रीमेंट विद द कंपनी, या फिर रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, या फिर रेजोल्यूशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, उस इन दैट केस उसका अपॉइंटमेंट एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से होगा। लेकिन एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट बोलता है कि एमडी को बोर्ड अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। एंड उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी कौन करेगा? बोर्ड ही अप्रूव करेगा। उसका रेम्यूनरेशन कितना होगा, उसका अपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए रहेगा, सब कुछ वगैरह वगैरह सब बोर्ड करेगा। लेकिन क्या बोला गया है? इट इज़ सब्जेक्ट टू मतलब
ये कंडीशन दी गई है कि भले बोर्ड करे, लेकिन बोर्ड जब करेगा उसके बाद जो जनरल मीटिंग आएगी, नेक्स्ट जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। बोर्ड ने एमडी को अपॉइंट कर लिया, ओके, उसके बाद जो जनरल मीटिंग आएगी, उस जनरल मीटिंग में हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हमने इस एमडी को अपॉइंट किया है, इस पर्सन को एज ए एमडी अपॉइंट किया है, क्या आपको मंजूर है कि नहीं। सो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। एमडी का टर्म कितना होता है? एमडी 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, 5 ईयर्स के लिए एमडी अपॉइंट होता है। सिमिलरली अगर आपको याद रहेगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। डिस्क्वालिफिकेशन, एमडी का डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है? एमडी कब डिस्क्वालीफाई होगा? एमडी कब डिस्क्वालीफाई होगा? अगर 21 साल से नीचे है तो डिस्क्वालीफाइड, या फिर 70 से ऊपर है तो डिस्क्वालीफाइड, मतलब बहुत जवान है या फिर बहुत बुढ़ा है, ठीक है। बट एक क्या बोला गया केस, किसके लिए बोला गया? 70 ईयर्स के लिए। 70 ईयर्स का रहेगा अगर एमडी, 70 से ज़्यादा का अगर एज है एमडी का, और उसको एमडी बनना है कंपनी का, तो इन दैट केस चलेगा। लिंक कब चलेगा? आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? 75% से ज़्यादा अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर्स का। कहाँ पे? जनरल मीटिंग में। तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी मतलब क्या? हमें एक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आप एक्सप्लेनेशन दो कि भाई इसका अपॉइंटमेंट जो है वो जायज़ है, इसका अपॉइंटमेंट जो है वो जायज़ है। मतलब हमें एक ऐसा स्टेटमेंट दीजिए जिससे हमें विश्वास हो कि इसको जो अपॉइंट किया है वो चलेगा, जस्टिफाई करना चाहिए। सो इन शॉर्ट, पहला डिस्क्वालिफिकेशन क्या बोलता है? 21 साल से नीचे रहेगा तो डिस्क्वालीफाइड एमडी, या फिर 70 से ऊपर रहेगा तो डिस्क्वालीफाइड। बट 70 से ऊपर के लिए एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, उन्होंने एक क्या बोलते हैं आपको छूट दी हुई है कि 70 से ज़्यादा अगर एज है एमडी की तो इन दैट के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ और एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हमें दो जो हमें जस्टिफाई करे इनका अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्या बोला गया है? कोई भी व्यक्ति जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट माने कंगाल, इंसॉल्वेंट माने कंगाल। अगर कोई व्यक्ति है जो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट माने कंगाल, लेकिन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि वो अभी भी कंगाल ही है, अभी भी वो कंगाल ही है। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कोई भी टाइम पे, एट एनी टाइम, मतलब कोई भी टाइम पे कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित किया है। मतलब एक ऐसा, मतलब इन शॉर्ट में बताओ तो एक ऐसा पर्सन जो इंसॉल्वेंट घोषित किया गया है या फिर अभी भी इंसॉल्वेंट है, इन दोनों को डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा एज एन एमडी, मतलब दे विल नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एमडी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है अपना कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपने क्रेडिटर्स को कोई भी टाइम पे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ टाइम, उसने अपने क्रेडिटर्स को, मतलब जिससे पैसे उधार लिए या जिससे गुड्स उधार पे लिए हैं, उनका पेमेंट को सस्पेंड किया है, उनके पेमेंट को सस्पेंड किया है या तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मतलब पूरा पैसा नहीं दिया, तो इन दैट केस ही विल नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एमडी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, लास्ट पॉइंट, कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कोर्ट ने कन्विक्ट मतलब घोषित, कोर्ट ने घोषित किया है एक सज़ा, कोई तो ऑफेंस माने गुनाह, कोई तो गुनाह के साथ, मतलब कोर्ट ने घोषित किया है गुनाह के साथ जिससे उसको जेल हुई है 6 महीने से ज़्यादा की, 6 महीने से ज़्यादा की जेल हुई है, मोर देन 6 मंथ्स की जेल हुई है, और वो भी कोर्ट ने कोई ऑफेंस के अंदर कन्विक्ट किया है। कन्विक्ट मतलब घोषित, मतलब निर्णय आ गया है कोर्ट का। सो इन दिस केस ये फॉलोइंग पर्सन एमडी नहीं बन सकते। सबसे पहला कौन रहेगा? 21 ईयर्स से नीचे, 70 ईयर्स से ऊपर, दे विल नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एमडी। बट 70 ईयर्स के ऊपर एक छूट दी गई है, वो आपको मैंने समझा दिया। सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अभी भी इंसॉल्वेंट है या फिर इंसॉल्वेंट था, कभी भी अपने लाइफ में इंसॉल्वेंट घोषित किया गया था, तो इन दैट केस ही विल नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एमडी। और नेक्स्ट पॉइंट बोला गया ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपने क्रेडिटर्स, मतलब जिससे गुड्स वगैरह या पैसे वगैरह उधार पे लिए हैं, इन दैट केस अगर उसके पेमेंट को सस्पेंड कर दिया, मतलब नहीं दिया, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया, या फिर मतलब कम दिया, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट ने क्या कह दिया, घोषित कर दिया है। किस चीज़ का घोषित किया है? कोई गुनाह किया है, और घोषित मतलब उसको जेल यात्रा दी है, सेंटेंस ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, मतलब उसको 6 महीने से ज़्यादा की जेल यात्रा दी है। सो इन दैट केस दिस वॉज द पर्सन हु विल नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एमडी। अभी क्या बोला गया? पावर्स ऑफ एमडी। एमडी के पावर क्या है? देखो बेसिकली वो क्या करता है, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है। कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना मतलब कंपनी के काम को मैनेज करना। नेक्स्ट क्या बोला गया? उसको पावर्स कहाँ से मिलती है? सेम एज अबाउ। देखो अग्रीमेंट विद द कंपनी, देन मेमोरेंडम से मिलता है, आर्टिकल से मिलता है, रेजोल्यूशन पास बाय बोर्ड मीटिंग। ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि उसको पावर कहाँ से मिलता है, जहाँ से उसको अपॉइंटमेंट हो रहा है वहीं से उसको पावर मिलेगा। देन एमडी के पास क्या होता है? सब्सटैंशियल पावर। सब्सटैंशियल पावर मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट पावर, मेजर पावर ऑफ द कंपनी। एमडी का जो पावर होता है, ठीक है, दैट मे बी रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ द बिजनेस।
मतलब सपोज मेरा एक कंपनी है, उसमें बहुत सारा डिवीजन है। फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी का नाम है सपोज आईटीसी जो है वो कंज्यूमर गुड्स भी बनाती है, मतलब बिस्किट्स वगैरह ये सब भी बनाती है। फिर वो आप देखते हो आईटीसी जो कंपनी है वो टबैको भी बनाते हैं। तो वैसे अलग अलग सेगमेंट होते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। रिलायंस जो है वो टेली कम्युनिकेशन दैट इज़ जियो। देन रिलायंस जो है वो पेट्रोल में भी है। तो एमडी का जो पावर है वो किसी एक बिजनेस को लेके, एक पर्टिकुलर डिवीजन को लेके, जैसे कि मेरा जो एमडी है वो पेट्रोल के बिजनेस को संभालता है पूरा। तो एमडी के जो पावर्स होते हैं दैट मे बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन। एक कंपनी में एक से ज़्यादा एमडी होना अलाउड है, यस अलाउड है। एक कंपनी में देयर कैन बी मोर देन वन एमडी, क्योंकि कंपनी बड़ी होती है तो अगर ज़्यादा डिवीजन है तो ज़्यादा एमडी लगेंगे। इन विच केस क्या बोला गया है, द मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बोला, उसका पावर मतलब ही इज़ रिक्वायर्ड टू फंक्शन एंड एक्सरसाइज हिज पावर सब्जेक्ट टू द सुपरविजन कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड। मतलब जो एमडी है उसको बोर्ड के अनुसार काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड में बैठते हैं, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके अनुसार काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एमडी जो बोलेगा उसकी ही चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एमडी शुड बी द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। एमडी नाम में लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर, तो डायरेक्टर तो होना चाहिए, मतलब उसके पास डीन होना चाहिए। ही शुड बी एन इंडिविजुअल। समझ रहे हैं आपको पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि देखो ऊपर जो पावर्स दिए हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है वो तो सब उसको एमडी को फॉलो करनी ही है। बट उससे ज़्यादा एक ऑर्डिनरी डायरेक्टर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्डिनरी डायरेक्टर मतलब कौन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, ठीक है। नॉर्मल जो डायरेक्टर होते हैं मतलब ये सब क्या है, सीनियर लेवल मैनेजमेंट, एमडी, सीईओ, मैनेजर, डब्ल्यूटीडी, ये सब बड़े बड़े डायरेक्टर्स है कंपनी के। बट इनके अलावा भी जो अदर डायरेक्टर्स रहेंगे, दूसरे डायरेक्टर्स, ठीक है, तो वो उनके जो पावर होते हैं, मतलब देखो एमडी जो है वो डायरेक्टर तो है ही, प्लस उसके पास हाई पावर है। सो उसको डायरेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो डायरेक्टर का जो रोल होता है, वो सब तो उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा ना गाइस। सो ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है। इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट अपना जो यहाँ पे आता है दैट इज़ व्हाट, होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, होल टाइम डायरेक्टर एक डायरेक्टर है कंपनी का जो कंपनी के अंदर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी में पूरा टाइम एम्प्लॉय भी है, ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर जो है वो अपना पूरा टाइम कंपनी के काम में डिवोट करता है। होल टाइम डायरेक्टर को हम एम्प्लॉय डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एम्प्लॉय डायरेक्टर, मतलब ही इज एन एम्प्लॉय प्लस अ डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर के पास ही डज नॉट एक्सरसाइज सब्सटेंशियल पावर। देखो एमडी के पास जो पावर होते हैं वैसे पावर होल टाइम डायरेक्टर के पास नहीं होते। एमडी के पास सबसे हाईएस्ट पावर होते हैं कंपनी के। होल टाइम डायरेक्टर जो होता है वो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, देख रेख, कंपनी का देख रेख का काम वो करता है, ठीक है। सो होल टाइम डायरेक्टर बेसिकली इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जो पूरा अपना टाइम डिवोट, जो डायरेक्टर तो है, वो डायरेक्टर है प्लस एम्प्लॉय है और वो पूरा टाइम कंपनी में काम करता है। बट उसके पास सब्सटैंशियल पावर नहीं है, मतलब मेजर पावर नहीं है कंपनी का। फिर हम देखेंगे मैनेजर। मैनेजर जो होता है वो क्या होता है, इज एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड, मतलब जिसको कोई भी इंडिविजुअल जिसको हम लोगों ने अपॉइंट किया है अंडर द सुपरिंटेंडेंट सुपरविजन, किसके सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड, उसको हम मैनेजर मानेंगे। मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, ही होल या सब्सटेंशियली होल अफेयर ऑफ द कंपनी, मतलब वो पूरे कंपनी का या फिर पूरा कंपनी या फिर पूरे यू कैन से सब्सटेंशियली होल, मतलब मेजर पार्ट 90%। देखो यहाँ पे 100% हो गया, यहाँ पे 90% हो गया, ठीक है। होल बोलो या 90% कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है, उसे हम मैनेजर मानते हैं। देखो मैनेजर में हम लोग डायरेक्टर को भी इंक्लूड करते हैं, मतलब अ डायरेक्टर कैन ऑल्सो भी मैनेजर, या फिर कोई और पर्सन जो मैनेजर का पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, मतलब जिसको मैनेजर के तौर पे अपॉइंट किया है उसी को हम मैनेजर मानेंगे। गाइज यहाँ पे हम ये वो मैनेजर की बात नहीं कर रहे, फाइनेंस मैनेजर, देन मार्केटिंग मैनेजर, ये वो सब नहीं है। ये मैनेजर जो है वो उनसे ऊपर है, मतलब ही इज़ ऑफ द लेवल ऑफ एमडी के लेवल का होता है। अभी मैं आपको आगे पॉइंट पढ़ाऊंगा, उससे आपको क्लियरिटी आएगी। तो आप एक चीज़ क्लियर रखिए कि ये जो मैनेजर की बात कर रहा हूँ, ये मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, उसकी बात नहीं चल रही है, ओके। ये मैनेजर वो है जो कंपनी का सब्सटेंशियल डिसीजन लेता है, ठीक है। अब मैनेजर जो है वो डायरेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एमडी जो है वो डायरेक्टर होता है, ही इज़ ऑलवेज अ डायरेक्टर, बट मैनेजर इज़ नॉट नीडेड टू बी अ डायरेक्टर। मतलब अ डायरेक्टर कैन बी अ मैनेजर,
बट अ मैनेजर नीड नॉट बी अ डायरेक्टर। मतलब डायरेक्टर जो है वो मैनेजर बन सकता है, लेकिन मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, कंपनी के अंदर एक या एक से ज़्यादा, कंपनी के अंदर एक ही मैनेजर हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। कैन नॉट, कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन वन, एक ही मैनेजर, ओनली वन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को लेके, जो क्या बोला गया है। देखो, एक कंपनी के अंदर एमडी और मैनेजर दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली बोला गया है, साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मतलब कंपनी में या तो फिर एमडी होगा या तो फिर मैनेजर होगा, एमडी प्लस मैनेजर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कंपनी के अंदर डब्ल्यूटीडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर हो सकते, चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एमडी और मैनेजर दोनों एक साथ में नहीं, होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर एक साथ में चलेगा। एमडी और होल टाइम डायरेक्टर दोनों एक साथ में वो भी चलेगा, एमडी या फिर होल टाइम डायरेक्टर दोनों साथ में वो भी चलेगा। एक या एक से ज़्यादा एमडी भी चलेंगे, लेकिन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, एमडी प्लस मैनेजर दोनों एक साथ में नहीं। एमडी और मैनेजर दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सपोज दर्शन सर एंड एक और कोई भी पर्सन, एक्स बोलता हूँ मैं, दर्शन एंड अभी एक्स जो है मैनेजर है और दर्शन जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। वी कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन द कंपनी एट द सेम टाइम। ओके, दोनों एक साथ में नहीं हो सकते कंपनी के अंदर, या तो फिर मैं रहूँगा या तो फिर वो रहेगा। ठीक है, इन विच केस नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एक कंपनी के अंदर एमडी और मैनेजर दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज टॉपिक व्हाट इज कॉल्ड एज कंपनी सेक्रेटरी। आप सबको पता है कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है। जो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में मैं सिंपल सबको बताऊँ ना, कि कंपनी सेक्रेटरी जो होता है दैट इज व्हाट, एक कंपनी को मैनेज करने वाला पर्सन, लेकिन नॉर्मल सेक्रेटरी नहीं है ये नॉर्मल सेक्रेटरी नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी है। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी जो बोला गया है वो एक केएमपी है, यू ऑल नो इट, कि वो एक केएमपी में आता है, की मैनेजर पर्सन है कंपनी का। क्या बोला गया है कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, क्या बोला गया है कि कंपनी सेक्रेटरी को हम लोगों ने अपॉइंट किया टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर द एक्ट। मतलब एक कंपनी सेक्रेटरी की जो फंक्शंस होते हैं कानून के, कंपनी एक्ट के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी जो फंक्शंस है उसको परफॉर्म करने के लिए एक सीएस को अपॉइंट करते हैं। ये जो सीएस है, जो कंपनी सेक्रेटरी होगा कंपनी का, ठीक है, वो एक मेंबर होगा किसका, आईसीएसआई का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मतलब एक बंदा जिसने सीएस के एग्जाम, कंपनी सेक्रेटरी की एग्जाम होती है, जो कौन कंडक्ट करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उसने अगर वो एग्जाम पास कर दी है तो ही और शी कैन बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी। अब सर कौन से कंपनी में होल टाइम सेक्रेटरी की ज़रूरत है, होल टाइम सेक्रेटरी कौन से कंपनी में ज़रूरत है, लिस्टेड कंपनी या फिर एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है। लिस्टेड कंपनी है या फिर कोई एक ऐसी कंपनी, ऐसी पब्लिक कंपनी बोला है क्या, नहीं, ऐसी सब की सब ऑल अदर कंपनी। मैं वापस से बोलता हूँ, एक लिस्टेड कंपनी या फिर एक ऐसी कंपनी। लिस्टेड कंपनी है तो कंपलसरी आपको एक कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। या फिर आपकी कंपनी कोई ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको एक होल टाइम सीएस रखना पड़ेगा। द होल टाइम सीएस जो होता है वो बोर्ड अपॉइंट करेगा और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन, रेम्यूनरेशन, पगार वगैरह सब कुछ बोर्ड डिसाइड करेगा। ठीक है, सीएस को अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड करेगा, एंड उसका जो पगार वगैरह है, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपनी सेक्रेटरी। जस्ट अ मिनट, नहीं एक मिनट, कंपनी सेक्रेटरी क्या बोला गया है कि अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी कैन नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी। मतलब वो एक ही कंपनी में काम कर सकता है, कोई भी होल टाइम सीएस बनेगा वो एक ही कंपनी में काम करेगा, एक से नहीं। होल टाइम सेक्रेटरी कैन बी अ डायरेक्टर, वो कोई और कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है क्या, यस, परमिशन लेना पड़ेगा बोर्ड का। फर्स्ट सेक्रेटरी जो होता है, फर्स्ट सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करेगा, प्रमोटर्स करेगा। जनरली सीएस को अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड, लेकिन फर्स्ट सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करेगा, प्रमोटर। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटम सेक्रेटरी। वो क्या करता है, बेसिकली प्रमोटर ही करता है, एंड उसका रेगुलर मे नॉट बी अपॉइंटेड एज रेगुलर सेक्रेटरी। मतलब जरूरी नहीं कि उसको हम आगे भी कंटिन्यू करें। और वो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि वो कंपनी के जो भी, कंपनी को जब अपने को इनकॉर्पोरेट करना होता है, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरे करने के, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको फुलफिल करने में वो हेल्प करें, प्रो टर्म सेक्रेटरी बोलते हैं उसको। एंड उसने क्या करना चाहिए, उसका अपॉइंटमेंट हमें रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, की मैनेजर पर्सन के अंदर उसका हमें रिकॉर्ड करना चाहिए कि उसको हमें अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट सेक्रेटरी जो होता है कंपनी का, वो कौन अपॉइंट करता है, प्रमोटर अपॉइंट करता है। कौन करता है, प्रमोटर अपॉइंट करता है। फर्स्ट सेक्रेटरी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटर्म सेक्रेटरी। प्रोटर्म सेक्रेटरी
जो होता है उसका अपॉइंट कौन करेगा, प्रमोटर करेंगे। एंड उसका अपॉइंटमेंट देखो ज़रूरी नहीं है कि भाई बोर्ड भी उसको ही अपॉइंट करे, मतलब जिसको प्रमोटर ने अपॉइंट किया था पहली बार जब कंपनी बन रही थी तभी, तो एज ए सेक्रेटरी जिसको प्रमोटर ने अपॉइंट किया था, अब ज़रूरी नहीं कि बोर्ड उसको ही अपॉइंट करे वापस से। तो जो प्रो टर्म सेक्रेटरी जो होता है उसका काम क्या होता है, वो कंपनी जब बन रही होती है तो बनने के जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, कंपनी बनाने की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको फुलफिल करने में, फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, द प्रो अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स KMP के अंदर बोला गया है कि उसको एंड उनकी शेयर होल्डिंग्स भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मतलब हम जिसको भी एज सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे उसका हम लोग को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और उसके हमको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। सो इन विच के अभी हम लोग देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ क्या है, क्या क्या काम होते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी की देखो दो टाइप की ड्यूटी होती है, एक होती है स्टैट्यूटरी, एक जनरल। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी का मतलब होता है जो कानून ने बोला है वो काम, एज पर लॉ। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है एज पर लॉ। तो एज पर लॉ क्या काम होता है सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी का काम होता है कि भाई तू मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर एंड प्रेजेंट रहे। हर मीटिंग को तू ऑर्गेनाइज करेगा, सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज करेगा एंड उस पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग बोर्ड मीटिंग्स। हाँ, बोर्ड मीटिंग्स में भी सेक्रेटरी को प्रेजेंट होना जरूरी है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है अरेंज करना, और मीटिंग्स को अरेंज कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। ठीक है, फिर मिनट्स, हर मीटिंग का मिनट्स मेंटेन करना पड़ेगा। मिनट्स का मतलब होता है कि मीटिंग में जो जो हुआ है, मीटिंग में जिस जिस विषय पे चर्चा की गई है, जैसे हमारी सोसाइटी का जो मीटिंग होता है, सोसाइटी की भी मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग के अंदर हमने किस टॉपिक पे डिस्कशन किया है, उन सब टॉपिक का हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। इन शॉर्ट नोटिंग। मिनट्स का मतलब होता है नोटिंग। मिनट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या आप समझो कि मीटिंग में जो भी टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है उन सबका नोटिंग करना। फिर करस्पॉन्डेंस करना। करस्पॉन्डेंस किसके साथ करना, करस्पॉन्डेंस का मतलब मैंने सिखाया था कम्युनिकेटिंग, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। करस्पॉन्डेंस का मतलब कम्युनिकेटिंग किसके साथ, शेयर होल्डर के साथ। कौन से टॉपिक पे, शेयर्स इशू करते हैं, ट्रांसफ़र करने पे, उन सब टॉपिक के ऊपर हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा शेयर होल्डर के साथ। फिर जो CS है, ही हैज़ टू इशू नोटिस एंड सर्कुलर। नोटिस, सर्कुलर्स, ये सब किसको, मेंबर्स को या फिर किसी और को। जब जैसे बोर्ड बोलेगा कि आप एक काम करो, नोटिस इशू करो या सर्कुलर इशू करो, जिसको करना है, मेंबर को करना है या फिर किसी और को करना है, तो सेक्रेटरी हैज़ टू फॉलो द कमांड ऑफ बोर्ड। देन सेक्रेटरी हैज़ टू मेंटेन एंड अपडेट डिफरेंट रजिस्टर। उसको रजिस्टर, बुक्स ऑफ कंपनी, इन सबको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर, हम लोगों ने रजिस्टर ऑफ मेंबर पिछले चैप्टर में पढ़ा था। रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो भी पर्सन कंपनी के शेयर देता है या मेंबर बनने के लिए सारे नाम किस में होते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर में होते हैं। और रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर जो टॉपिक है वो आप लोग 12th में अच्छे से समझोगे, अभी उसमें इतना डीप में नहीं जाते। जैसे एक शेयर होल्डर होता है कंपनी का, वैसे एक कंपनी का डिवेंचर होल्डर भी होते हैं। फाइलिंग ऑल द नेसेसरी रिटर्न्स ऑफ द टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी। रजिस्टर ऑफ कंपनी मतलब कौन होता है, MCA जो होता है, MCA उसने क्या किया है, उसने एक पर्सन को अपॉइंट किया है जिसको हम क्या बोलते हैं, ROC, जो हर कंपनी का मॉनिटर है। मतलब वो कंपनी लॉ को देख रेख कर रहा है कि क्या सारी कंपनियां कंपनी लॉ फॉलो करती है कि नहीं करती है। सो इन विच केस CS हैज़ टू फाइल द रिटर्न्स मतलब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे स्कूल में एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम क्या रिपोर्ट कार्ड आती है, वैसे कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है वो रिटर्न्स में आता है। रिटर्न्स के तौर पे बताते हैं हम लोग कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस था कैसा था, कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए कि नहीं किए। कंपनी जब शेयर्स वगैरह भी इशू करती है तो भी उसका एक रिटर्न देना पड़ता है किसको, ROC को। रिटर्न बेसिकली इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ डॉक्यूमेंट शोइंग द डिटेल्स कि आपने क्या किया है। फिर अभी ये तो हो गया अपना स्टैट्यूटरी, कानूनी ड्यूटी हो गई। ठीक है, अब जो हम देखेंगे वो जनरल ड्यूटी है। जनरल क्या क्या काम करता है सेक्रेटरी। देखो जनरल काम तो डिपेंड करता है साइज और नेचर ऑफ बिजनेस, कंपनी कौन सा बिजनेस करती है और कंपनी की साइज़ क्या है, उस पर डिपेंड करता है CS का काम। या फिर उस CS जब अपॉइंट होता है तो उनका टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट, देखो कंपनी ने जब CS को अपॉइंट किया था तब उनके जो अपॉइंटमेंट के जो टर्म्स रहेंगे उसके बेसिस पे उसका जनरल ड्यूटीज़ भी डिसाइड होता है।
सो अभी जनरल ड्यूटीज़ में क्या आता है कि भाई कि बीओडी को गाइडेंस देना सी एस विल गिव गाइडेंस टू बीओडी विद रिस्पेक्ट टू द ड्यूटीज़ ऑफ बीओडी के क्या क्या ड्यूटीज़ है। देखो सी एस जो बंदा है उसको कंपनी लॉ की पूरी नॉलेज होती है, सी एस जो पर्सन है ना उसे कंपनी का कानून का पूरा नॉलेज होता है। तो वो पर्सन जो है वो बीओडी को बताएगा कि आपकी आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पावर क्या है। मतलब सी एस विल टेल टू द बीओडी कि उनकी ड्यूटीज़ में पावर्स क्या है। फिर सी एस हैज़ टू रिप्रेजेंट, मतलब उसे पेश होना पड़ेगा किसके सामने, डिफरेंट रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स मतलब क्या होता है, वो रेगुलेटर्स मतलब वो संस्था जो एक पर्टिकुलर मैं क्या बोलूँगा अभी आपको, पर्टिकुलर बिजनेस का लीडर यू कैन से। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊंगा ना, तो जैसे हम लोग सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल का लीडर कौन है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। तो ट्राई इज़ द लीडर, रेगुलेटर, किसका रेगुलेटर है वो, टेलीकॉम इंडस्ट्री का। वैसे ही एग्जांपल के तौर पे फ्लाइट का एरोप्लेन एविएशन का डीआईजीसी जो होते हैं वो इज़ द रेगुलेटर ऑफ एविएशन। देन यू कैन से स्टॉक एक्सचेंज का लीडर कौन है, हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो सेबी। ठीक है, तो सेक्रेटरी हैज़ टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम। एंड दूसरे अथॉरिटी अदर कौन सा, एंड दूसरा अथॉरिटी कौन सा रहेगा, आरओसी वगैरह। तो ही हैज़ टू रिप्रेजेंट मतलब पेश होना पड़ेगा। फिर दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था, यहाँ दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या, ही हैज़ टू असिस्ट द बोर्ड इन द अफेयर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के कामकाज में उसको बीओडी का मदद करना पड़ेगा। फिर उसे बोर्ड को असिस्ट करना है, एडवाइस करना है विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कंपनी में अच्छे तरीके से गवर्नेंस का मतलब होता है देख रेख, बेसिकली वही गवर्न करना मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना। तो अच्छे कंपनी का कल्चर कैसे अच्छा रहे, कंपनी के कानून कैसे अच्छे से फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, ये सब पे भी ही विल एडवाइस टू द बोर्ड। देन ही विल परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज़ जो बोर्ड उसको देंगे टाइम टू टाइम पे। मतलब बेसिकली क्या बोला गया, पहले सबसे पहला पॉइंट पे बोला गया कि वो बोर्ड को बताएगा कि आपकी पावर क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है। दूसरा में क्या बताया गया कि दूसरे पॉइंट में बोला गया था कि सेक्रेटरी हैज़ टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द रेगुलेटर्स। एंड देन तीसरा पॉइंट बोला गया था कि उसे कंपनी के काम काज अफेयर्स ऑफ द कंपनी में बीओडी का हेल्प करना पड़ेगा। एंड देन ही हैज़ टू हेल्प द बीओडी इन गिविंग एडवाइजेज अबाउट द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी का गवर्नेंस अच्छे से हो उसके बारे में कंपनी को असिस्ट करेगा, एडवाइस करेगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोला गया, ही हैज़ टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज़, उसे सारी ड्यूटीज़ का परफॉर्म करनी पड़ेगी जो बोर्ड ने उसे टाइम टू टाइम दी गई है, बोर्ड उसको देता है। इन विच केस कंपनी सेक्रेटरी की लायबिलिटी क्या है। देखो कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो केएमपी माना जाता है कंपनी का। कंपनी सेक्रेटरी की लायबिलिटी होती है किसके लिए, नॉन कंप्लायंस। अगर सीएस ने नॉन कंप्लायंस मतलब फॉलो नहीं करना, नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है फॉलो नहीं करना। अगर कोई भी लॉ फॉलो नहीं किया तो सीएस में भी लायबल, उसको पेनल्टी लगेगी। उसके पेनल्टी लगेगी किस बात के ऊपर, डिफ़ॉल्ट के ऊपर। डिफ़ॉल्ट मतलब फॉलो नहीं करना, ठीक है। किसको फॉलो नहीं करना, फॉलो किसको नहीं करना, कानून, कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करना, या फिर देश में जो भी कानून लगते हैं। देखो अभी कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी होती है, उसे कंपनी लॉ तो फॉलो करना ही है। कंपनी लॉ मतलब कंपनीज एक्ट तो फॉलो करनी ही है, प्लस उसे इस देश में जितने भी कानून हैं वो भी फॉलो करने पड़ेंगे, उन्हें तोड़ना अलाउड नहीं, हमें कोई भी कानून तोड़ना अलाउड नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए सीएस को अपॉइंट करती है कि भाई तू देख हमारी कंपनी जो होती है, हमारी जो कंपनी है, क्या वो कंपनीज एक्ट फॉलो कर रही है, क्या वो सारे कानून को बराबर से फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर इन केस अगर कोई भी कानून टूटता है तो कौन लायबल रहेगा, सीएस। अभी कंपनी सेक्रेटरी के राइट क्या है, देखो कंपनी सेक्रेटरी के राइट तो बहुत सिंपल है। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है कौन, उसके राइट्स कौन देगा, कंपनीज एक्ट ने दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं, शेयर होल्डर्स देते हैं। देखो हु गिव्स राइट, अधिकार कौन देता है सीएस को। सीएस को अधिकार कहाँ से मिलता है, कंपनीज एक्ट से, कंपनी के कानून से मिलता है। बीओडी देते हैं, शेयर होल्डर्स देते हैं। एंड कभी कभी उससे क्या होता है, उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपॉइंटमेंट हुआ था, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसका जो सर्विस एग्रीमेंट है उसमें भी कुछ राइट्स दिए रहते हैं सीएस को। तो क्या राइट दिया है कि भाई कंट्रोल करो, सुपरवाइज करो, उसका जो डिपार्टमेंट है उसको उसे कंट्रोल भी करना है, सुपरवाइज भी करना है। कंट्रोल मतलब कि कोई मिस्टेक ना हो, एंड सुपरवाइज मतलब मॉनिटर करना है, उसके जो डिपार्टमेंट है उसका जो काम है उसको उसे कंट्रोल एंड सुपरवाइज करना है। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफाइड का मतलब होता है इंश्योर्ड,
उसको इंश्योर करना होता है, मतलब ही हैज़ अ राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द कंपनी। अगर कोई भी लॉस होता है सेक्रेटरी के कारण, अगर वो सेक्रेटरी है तो इंसान ही, सेक्रेटरी जो होगा वो है तो इंसान ही, तो काम करते करते इन केस अगर कोई भी लॉस होता है उसके द्वारा, तो इन दैट केस कंपनी उसको अधिकार है कि वो कंपनी से ये बोले कि आप कोई भी लॉस होता है तो आप मुझे इंश्योर करो, मतलब इन दैट केस यू डोंट हेल्प मी लायबल। फिर उसके पास एक राइट है टू साइन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, मतलब ही साइंस द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरी होता है एज अ प्रिंसिपल फॉर ऑथेंटिकेशन। का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, बेसिकली CS के साइन से ट्रस्ट बढ़ जाता है, बेसिकली ट्रस्ट बढ़ जाता है। CS का साइन से क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है। इन विच केस ही हैज़ द राइट टू गेट रेम्यूनरेशन, उससे सैलरी मिलने का तो अधिकार है ही, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ CS का रोल क्या है, इट इज़ वेरी सिमिलर, देखो जो ड्यूटीज़ थी वही रोल होगा, तो वेरी सिमिलर है। देखो CS जो होता है वो कंपनी का बहुत ही क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसका काम होता है बेसिकली गुड गवर्नेंस, मतलब कंपनी के अंदर जो गवर्नेंस है, मतलब कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चले। मतलब अभी हर कंपनी चाहती है कि मेरे कंपनी का गवर्नेंस बहुत अच्छा हो, इसी वजह से सेक्रेटरी के रोल बढ़ गए हैं। देखो सेक्रेटरी का रोल एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानून का ऑफिसर, एज अ कोऑर्डिनेटर मतलब कम्युनिकेटर, एंड तीसरा पार्ट में डिवाइड किया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरी का जो रोल है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट क्या बोलता है कि रोल एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर, दूसरा पार्ट बोलता है रोल एज अ कोऑर्डिनेटर दैट इज कम्युनिकेटर, और तीसरा पार्ट जो बोलता है वो एज अ रोल एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो पहला पॉइंट देखते हैं, एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर। देखो अभी देखो कंपनी CS जो होता है वो कंपनी का क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, तो वो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के ऊपर के लेके वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हर चीज़ बराबर से फॉलो हो रही है कि नहीं है इसके लिए वो एकदम रिस्पॉन्सिबल है। तो ही उसको क्या क्या रोल है, यह उसको साइन करने का पावर है, ही साइंस द डॉक्यूमेंट, देन ही साइंस एंड डिलीवर्स क्या एनुअल रिटर्न अदर डॉक्यूमेंट, मतलब एनुअल रिटर्न मैंने आपको बताया था कंपनी का रिपोर्ट कार्ड जैसे होता है, तो जो रिटर्न्स होते हैं उसको भी वो साइन करता है, एंड बहुत सारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको CS साइन करता है। फिर ही उसके पास एक और रोल है क्या कि वो अलग अलग स्टैट्यूटरी रजिस्टर मतलब कानून ने जो बोला गया है जिस रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए, उसे मेंटेन कौन करेगा, CS करेगा। जैसे कि कौन से रजिस्टर, देखो मिनट्स किसके, जनरल मीटिंग के, मतलब जितनी भी बोर्ड मीटिंग होती है, जितनी भी जनरल मीटिंग होती है, उन सबके मिनट्स को रिकॉर्ड करके एक बुक में मेंटेन करना पड़ता है। फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, फिर रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP, इन सब का उसको इन सब रजिस्टर को उसको मेंटेन करने का उसका रोल है। एंड ही हैज़ टू एंश्योर कि जो लॉ है उसका कंप्लायंस हुआ है, मतलब फॉलो हुआ है, उसका स्टैट्यूटरी रोल ये है। देन हम देखते हैं कि सेक्रेटरी एज ए कोऑर्डिनेटर, देखो सेक्रेटरी जो है वो एक कम्युनिकेटर का रोल भी उसका होता है कंपनी में। अब BOD जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर हाईएस्ट अथॉरिटी बोर्ड होती है। फिर बोर्ड जो होते हैं वो कंपनी की पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं, दे डिसाइड द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, सेक्रेटरी करता है, वो इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसीज, सेक्रेटरी इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसी, जस्ट अ मिनट गाइज, इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसी। देन सेक्रेटरी क्या करता है, ही इज़ अ नेटवर्क बिटवीन बोर्ड एंड अदर एग्जीक्यूटिव, मतलब जितने भी अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं एंड उनके नीचे भी कुछ लोग होते हैं, सो इन दोनों के बीच का जो ब्रिज बोलूँगा मैं, या एक गैप है, वो कौन फुलफिल करता है, सेक्रेटरी फुलफिल करता है। सेक्रेटरी जो होता है वो एक स्पोक्स पर्सन है बोर्ड का, मतलब बोर्ड के बिहाफ पे बोलने वाला, बोर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन, बोर्ड माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्रेटरी देखो जो कम्युनिकेटर इंटरनली भी है एक्सटर्नली भी है, मतलब अंदर भी कम्युनिकेट करता है बाहर भी करता है। अंदर किसको कम्युनिकेट करेगा, देखो सेक्रेटरी के जो एक्टिविटीज़ हो क्या है, वो बोर्ड, MD, चेयरपर्सन, दूसरे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ट्रेड यूनियन, ऑडिटर माने CA, कंपनी के CA, देखो सबको कोऑर्डिनेट करना, ये सब कंपनी के अंदर के लोग हैं, बोर्ड, MD वगैरह, इन सबको भी कम्युनिकेट करता है। एंड बाहर किसको करेगा वो कम्युनिकेट, कंपनी एंड शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, देखो पब्लिक को भी अपने को कम्युनिकेट करना होता है कि भाई हमारी कंपनी ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है या फिर ये डिसीजन लिया है वगैरह वगैरह। वैसे गवर्नमेंट को भी हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है अपने कंपनी में कुछ भी चेंजेस या बदलाव होते तो इन दैट केस। सो दिस इज़ अबाउट कम्युनिकेशन एज अ सेक्रेटरी एज ए कोऑर्डिनेटर, सेक्रेटरी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मतलब देख रेख करना। सेक्रेटरी जो होता है वो
जनरल देख रेख करता है कंपनी का, एंड वो इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देता है कि भाई कुछ जो पॉलिसी बनाई गई है उसे वो इम्प्लीमेंट करता है। फिर सुपरविजन, कंट्रोल एंड फंक्शनिंग, हर डिपार्टमेंट का सुपरवाइज करना मतलब मॉनिटर करता है, उनसे कोई गलती होती है तो कंट्रोल करता है, एंड उनका फंक्शनिंग पे ध्यान देता है। फिर सेक्रेटरी जो होता है वो ट्रेनिंग वगैरह भी देता है गाइस, ही ऑल्सो गिव्स ट्रेनिंग। जिसको अगर किसी को नया अपॉइंट करते हैं कंपनी में, तो अपॉइंटमेंट के पहले भी सेक्रेटरी से हम लोग पूछते हैं, उससे ओपिनियन लेते हैं, एंड उसको उनका जो ट्रेनिंग होती है, उनका जो रेम्यूनरेशन होता है, उसके ऊपर भी हम सेक्रेटरी से एडवाइस लेते हैं। फिर सेक्रेटरी जो होता है वो क्या करता है, उसका ओवरऑल डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, एंड मतलब उसके पास जो उसकी जो सेक्रेटरी की जो पोजीशन है ना, उस हिसाब से उसके पास एक बेटर आइडिया होता है कि क्या कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, कहाँ पे क्या चेंजेस नहीं करने वगैरह। सो ये एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट इज व्हाट जनरल रोल है उसका, कि देख रेख करना कंपनी का। अभी हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले, दैट इज व्हाट कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन प्रैक्टिस। कंपनी सेक्रेटरी को जैसे भी अभी फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, तो कोई डॉक्टर जो है वो ही कैन डू अ जॉब इन अ हॉस्पिटल, और ही कैन स्टार्ट हिज ओन क्लिनिक। वैसे ही कोई भी सीएस है वो कोई कंपनी में काम कर सकता है एम्प्लॉयमेंट, या फिर वो खुद का सीएस का ऑफिस डाल सकता है। ही कैन प्रैक्टिस एज अ सीएस, ठीक है। इन विच केस देखो, कंपनी सेक्रेटरी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो सब एम्प्लॉयमेंट का था, मतलब वो सब एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम जो देखेंगे वो सीएस इन प्रैक्टिस। सीएस इन प्रैक्टिस के बारे में क्या बोला गया है कि जब भी कोई भी पर्सन जो इंस्टीट्यूट का मेंबर है, आईसीएसआई का मेंबर है, ठीक है, एंड उसके पास क्या है, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होती है। सो वो अकेला या फिर किसी के पार्टनरशिप में जाके किसी एक या दो के साथ पार्टनरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ही कैन एंगेज, मतलब ही कैन इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ सीएस, मतलब वो सीएस के काम के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है, एंड ही कैन ऑफर टू परफॉर्म। क्या अभी क्या क्या करेगा, क्या क्या सर्विस देगा वो, ही विल गिव द सर्विस ऑफ प्रमोशन, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, अमालगमेशन। अमालगमेशन मतलब क्या, जब दो कंपनी मिलके एक कंपनी बनते हैं। फिर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कंपनी बराबर चल नहीं रही है, उसको वापस से स्टार्ट करने के लिए रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फिर रीऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर टू रिकंस्ट्रक्शन, ये सब सर्विस देते हैं। मतलब सीएस इन प्रैक्टिस की बात चल रही है। एम्प्लॉय, जो सीएस एम्प्लॉय रहेगा ना, वो क्या करेगा, कंपनी के कानून फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो चेक करेगा। बट यहाँ पे सीएस इन प्रैक्टिस क्या करता है, वो अलग अलग कंपनियों को प्रमोशन के लिए हेल्प करेगा, फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा, इनकॉर्पोरेशन के लिए हेल्प करेगा। फिर दूसरा क्या बोला गया है, कौन सी सर्विस होती है। देखो, फाइलिंग, रजिस्टरिंग, प्रेजेंटिंग, वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स लाइक फॉर्म, एप्लीकेशन, रिटर्न्स, ये सब क्या करेगा वो, कंपनी के बिहाफ पे फाइल वगैरह, मतलब रजिस्टर को फाइल करेगा, प्रेजेंट करेगा डॉक्यूमेंट्स को, वेरीफाई करेगा कि भाई डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। एप्लीकेशन के लिए कंपनी जब शेयर इशू करता है तब लोग अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करेगा। फिर शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, मतलब जब कंपनी के शेयर्स बिकते हैं, मतलब अभी सपोज मैंने रिलायंस के शेयर्स लिए हुए हैं, अब मुझे वो बेचने किसी और पर्सन को, तो इन दैट केस ये जो ट्रांसफ़र का काम होता है, जब ट्रांसफ़र का काम होता है, वो एक सीएस इन प्रैक्टिस, एक कंपनी क्या करेगी, सीएस इन प्रैक्टिस को बोलेगी कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, तू ये मेरा काम संभाल ले। समझ रहे आपको, तो सीएस इन प्रैक्टिस कैन ऑफर दिस सर्विस। वो स्टॉक ब्रोकर बन सकता है, इशू हाउस बन सकता है, सेक्रेटरियल ऑडिटर। सेक्रेटरियल ऑडिटर का मतलब होता है कि जो ऑडिट करता है, ऑडिट मतलब चेक करता है कि कंपनी ने क्या सारे कानून फॉलो किए कि नहीं किए। ये पूरा टॉपिक हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। सो अभी के लिए सेक्रेटरियल ऑडिट मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेक्रेटरी जो चेक करता है, जो ऑडिट करता है मतलब चेक करता है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग प्लीज़। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कौन बनाता है, आईसीएसआई। कौन बनाता है, आईसीएसआई। और अप्रूव कौन करते हैं, सीजी। आईसीएसआई का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और सीजी माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एमसीए के द्वारा ये करता है, अप्रूव करता है क्या, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड मतलब क्या, देखो अभी हर कंपनी अपने तरीके से लॉ को फॉलो करेगी, तो ऐसा चलेगा नहीं ना। हमें एक स्टैंडर्ड, मतलब एक सेम वे बनाना पड़ेगा सबके लिए। तो देखो, कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, कंप्लायंस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स 1 and 2 मैंडेटरी, मतलब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के 1 and 2 जो है वो मैंडेटरी है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्यों डेवलप किए, टू स्टैंडर्डाइज डिफरेंट प्रैक्टिसेस। अलग अलग तौर तरीकों से जो काम चल रहे थे उसे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड करना है, मतलब सब लोग अभी सिमिलर करेंगे, सो दैट जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आए, समझे कि भाई ये कंपनी अलग कर रही है, वो कंपनी अलग कर रही है, समझ नहीं रहा है ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसीलिए
लोग एक ही तरीके से यूनिफॉर्मली करें। कब देखो ना, स्कूल में भी यूनिफॉर्म होता है ताकि मालूम पड़े कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं। इन दैट केस क्या बोला गया है कि कंपनीज जो होती है वो अलग अलग प्रैक्टिस करती है। डाइवर्स मतलब अलग अलग प्रकार से, डाइवर्स मतलब अलग अलग। तो कंपनी क्या करती है, अलग अलग प्रैक्टिसेस करती है ऑन डिफरेंट बिजनेस कल्चर, अपना अपना कल्चर के अनुसार करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स लाए कि भाई क्यों लाए, कि भाई हम इंटीग्रेट करें, हार्मोनाइज करें एंड स्टैंडर्डाइज करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। मतलब जो कंपनी चलाने के जो भी प्रैक्टिसेस होती है उन सबको इंटीग्रेट करना, मतलब सबको एक समान रखना है, अपने को सबको एक तरीके से रखना है। इसीलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड को लाया है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड लाया है। उससे क्या होता है कि हम अच्छे तरीके से मॉनिटर कर पाते हैं, हम अच्छे तरीके से देख पाते हैं कि क्या क्या कंपनी ने ये रूल फॉलो किया है कि नहीं किया है। और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन्वेस्टर्स के, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई सारी कंपनियां सेम काम कर रही है, तो हमें अभी समझ रहा है कि सही चल रहा है काम। इसीलिए ICSI ने क्या किया, उन्होंने SSB मानने मतलब क्या होता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड को बनाया 2000 में, ईयर 2000 में बनाया गया था। उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें ICAI है, मतलब CA का इंस्टीट्यूट, ICWA मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट। देन उसमें अलग अलग दूसरे इंडस्ट्रीज भी है। सो अलग अलग डिफरेंट एसोसिएशन भी इसके साथ ये सब मिल के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। अब इस स्टैंडर्ड्स को बनाने का एक एलोबरेट का मतलब होता है डिटेल प्रोसीजर होता है, जो फॉलो करके हम क्या सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब SSB जो है, मतलब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, एंड उसका जो स्टैट्यूटरी रिकग्निशन है एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ यूनिक टू इंडिया। मतलब ये जो चीज़ है वो इंडिया के लिए एक नई चीज़ है। ओके, इट इज़ अ क्वांटम लीप टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाइवर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। मतलब कंपनीज के सेक्टर के अंदर जो विविध प्रकार की प्रैक्टिसेस चल रही थी उसको स्टैंडर्ड करने के लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट है ये। सो अभी हमें ध्यान देना है कि SS जो होता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो होते हैं, वो कौन रिव्यू करता है, SSB करता है वंस अ ईयर, या फिर जब भी वहाँ पे मेजर चेंज आते हैं, जब भी कोई भी साल में जब भी स्टैंडर्ड्स में कोई मेजर चेंज आता है तब SSB क्या करता है, उसे रिव्यू करता है, ईयरली करेगा या फिर जब मेजर चेंज आएगा तब उसको रिव्यू करेगा, लॉ में जब चेंज आएगा तभी, ठीक है बेसिकली। तो अभी ये अलग अलग स्टैंडर्ड के नाम दिए हुए हैं, एक बार हम देख लेंगे, खाली इसे याद करना इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, बट एक बार देख लीजिए। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोला गया S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, मतलब टोटल 10 स्टैंडर्ड है, 10 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है वो किसके लिए, बोर्ड मीटिंग के लिए, किसके लिए, बोर्ड के मीटिंग के लिए। दूसरा जो है वो जनरल मीटिंग के लिए। फिर मतलब पहला दो जो है वो मीटिंग के रिलेटेड है, ठीक है। और पहला जो स्टैंडर्ड है वो नॉट एप्लीकेबल फॉर OPC, जहाँ पे एक ही डायरेक्टर हो। अगर एक ऐसा 1% कंपनी जहाँ पे एक ही डायरेक्टर है, वहाँ पे क्या बोर्ड मीटिंग होगा भाई। फिर दूसरा बोला गया सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग के ऊपर बोला गया है कि वो भी नॉट एप्लीकेबल टू OPC, क्योंकि OPC जो होता है उसमें जनरल मीटिंग होगी क्यों, शेयर होल्डर थोड़ी ना होते हैं बाहर के। ओके, इन विच केस इट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल बाय द कंपनी विच आर एग्जेम्प्टेड बाय CG। जिस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया है उसके ऊपर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल नहीं है, जो जनरल मीटिंग का है। तो जनरल मीटिंग का जो स्टैंडर्ड है वो OPC और उन कंपनीज जिसको CG ने मना किया है उन पे एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा जो स्टैंडर्ड है वो डिविडेंड के ऊपर है। चौथा जो स्टैंडर्ड है वो रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, RNR, ये डिविडेंड, ठीक है। पांचवा जो स्टैंडर्ड है वो मिनट्स के ऊपर, मिनट्स मैंने क्या बताया था, मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ उसका रिकॉर्ड। फिर छठवा जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के ऊपर है। मतलब ट्रांसमिशन मतलब डेथ वगैरह, लूनाटिक होना, पागल हो जाते हैं जब भी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। फिर सातवां जो स्टैंडर्ड है वो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के ऊपर है। आठवां जो स्टैंडर्ड है वो अफिक्सिंग कॉमन सेल के ऊपर, कॉमन सेल मतलब कंपनी का थप्पा। फोरफीचर ऑफ शेयर्स को कैंसिल करना, उसके ऊपर स्टैंडर्ड नंबर 9 है। और 10वां जो स्टैंडर्ड है वो बोर्ड रिपोर्ट के ऊपर है। सो एक और बार देखते हैं, पहले दो स्टैंडर्ड मीटिंग के ऊपर है, S1, S2। पहला मीटिंग कौन सा होता है, बोर्ड मीटिंग का। दूसरा कौन सा है, जनरल मीटिंग का। बोर्ड मीटिंग का स्टैंडर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, OPC के ऊपर, जहाँ पे एक ही डायरेक्टर हो। जनरल मीटिंग का स्टैंडर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, OPC के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एंड सेकेंडली उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जिसको CG ने मना किया है, एग्जाम किया गया है।
तीसरा जो स्टैंडर्ड है वो डिविडेंड के ऊपर है, चौथा जो स्टैंडर्ड है वो रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स के ऊपर है, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड के ऊपर है। पांचवा जो स्टैंडर्ड है वो मिनट्स के ऊपर है, छठा स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के ऊपर है, सातवां स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के ऊपर है, आठवां स्टैंडर्ड अफिक्सिंग कॉमन सेल को अफिक्स करने के ऊपर है, नौवां स्टैंडर्ड फोरफीचर ऑफ शेयर्स और 10वां स्टैंडर्ड बोर्ड रिपोर्ट के ऊपर है। अब ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ऊपर एक बार रीड कर लेना। सेक्रेटरियल ऑडिट, ये मैंने देखो ये दो पॉइंट है ना, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आता है वो सेक्रेटरियल ऑडिट का है। सेक्रेटरियल ऑडिट का मतलब होता है कि ऑडिट का मतलब होता है चेक करना। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना क्या कंप्लायंस ऑफ वेरियस लॉ, कि क्या सारे लॉ को कंप्लाई किया है कि नहीं। जैसे कंपनी लॉ हो गया या फिर कोई और भी इकोनॉमिक लॉ, बहुत सारे लॉ है इस देश में, क्या उन सबको कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ये एक मेथड है जिससे हम क्या मॉनिटर करते हैं, जिससे हम ये ध्यान रखते हैं कि कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल की गई है कि नहीं की गई है। इससे हम डिटेक्ट करते हैं कोई भी मिस्टेक होता है, एरर होता है कंप्लायंस के अंदर, मतलब कंप्लायंस के अंदर कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, इससे हमें ये मालूम पड़ता है। फिर इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि कंपनी को रिस्क ना हो नॉन कंप्लायंस के कारण। इट प्रिवेंट्स द कंपनी के कोई नॉन कंप्लायंस के कारण कोई रिस्क एंड लॉस ना हो कंपनी को। फिर एक क्या करता है, कॉन्फिडेंस देता है किसको, रेगुलेटर्स को, मैनेजमेंट को, स्टेक होल्डर्स को, कि कंपनी जो है वो डिसिप्लिन अप्रोच में चल रही है एंड मतलब कोई भी रिस्क में नहीं है कंपनी का जो गवर्नेंस है वो सही तरीके से चल रहा है। अभी रेगुलेटर्स का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे कि सेबी होता है स्टॉक एक्सचेंज का, देन कंपनी लॉ का जो रेगुलेटर है दैट इज MCA, ROC बोलो, वो सब रेगुलेटर्स है। ये लोग जो है वो लोग क्या है, हेड ऑफ कंपनी लॉ MCA। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिया था कि कम्युनिकेशन का TRAI। अभी सेक्रेटरियल कंपनी किसके ऊपर एप्लीकेबल है, हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। फिर हर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 50 करोड़। देखो सेक्रेटरियल ऑडिट लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा या 50 करोड़ है, या फिर टर्नओवर 250 करोड़ या 250 करोड़ से ज़्यादा, 250 करोड़ और मोर देन दैट। मतलब इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ, उस पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर उसका टर्नओवर कितना है, 250 करोड़ या उससे ज़्यादा। फिर उन प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, उन प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। मतलब कोई पब्लिक कंपनी है जिसने किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर 60% शेयर्स, 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा शेयर्स, कोई पब्लिक कंपनी जिसने किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उस प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो आप लोग ये समझ के चलना कि किसके ऊपर सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है। लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है, जो सब्सिडरी किसकी है, पब्लिक कंपनी की। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। मतलब पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी मतलब क्या होता है कि पब्लिक कंपनी में उस प्राइवेट कंपनी के अंदर 50% या 50% से ज़्यादा के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उनके ऊपर सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। देन सेक्रेटरियल ऑडिटर कौन होता है, हु विल डू दिस सेक्रेटरियल ऑडिट, कौन करेगा, तो मेंबर ऑफ मतलब इन शॉर्ट CS इन प्रैक्टिस। CS इन प्रैक्टिस कर सकता है सेक्रेटरियल ऑडिट। मतलब जो CS है ICSI का मेंबर एंड उसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया हुआ है, तो वो सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है। उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड करता है बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। और उसका अपॉइंटमेंट जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में होता है, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सो दैट स्टार्टिंग से हमें मालूम पड़े कि सारे कंप्लायंसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर वो क्या करेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट देगा जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होता है MR3, एंड उसके साथ बोर्ड रिपोर्ट होते हैं। बोर्ड रिपोर्ट के साथ साथ सेक्रेटरियल ऑडिट का एक रिपोर्ट देना पड़ता है और वो MR3 फॉर्म में होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्रेटरियल ऑडिट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है वो एक कंपनी का ऑफिसर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंपनी का फाइनेंसेस, कंपनी के पैसों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ही टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस ऑफ अ कंपनी, मतलब पैसों का ध्यान रखता है। इतना ही नहीं, वो क्या करता है, कंपनी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, फाइनेंशियल रिस्क देखता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट इज अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। कंपनी के अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स जो आप पढ़ते हो ना, फाइनल अकाउंट्स, वो भी CFO बनाता है।
सो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ ये सब टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो। तो अभी के लिए मैं आपको रफली बताता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब पैसों का प्लान ऐसे करो कि जब आप पैसों को यूज़ करने जाओ तब पैसों का शॉर्टेज ना हो। मतलब इन शॉर्ट, जब आप एक बर्थडे पार्टी देते हो अपने फ्रेंड्स को, तो आपको पता होता है कि बिल आने वाला है सपोज़ 2000 रुपये का, तो आप घर से क्या करते हो 3000 लेके जाते हो, सो दैट बिल भरते वक्त ऐसा ना हो कि पैसे शॉर्ट पड़ जाए। ओके, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ यहाँ पे क्या कि CFO क्या करता है, ही एनालाइजेस एंड रिकॉग्नाइज कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसको वो एनालाइज करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है ना, ध्यान वो समझता है उस चीज़ को। देन वो क्या करता है, वो करेक्टिव एक्शन लेता है टाइम टू टाइम फाइनेंस के रिलेटेड, मतलब पैसों के रिलेटेड अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है या कहीं पे पैसे कम पड़ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो इन दैट केस ही मेक श्योर कि वो करेक्टिव एक्शंस ले। CFO जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस बात के लिए, एक्यूरेट एंड टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी को पहुँचे, मतलब कंपनी को प्रेजेंट करें एंड रिपोर्ट करें क्या, राइट और टाइमली, एक्यूरेटली एंड टाइमली कौन सी इंफॉर्मेशन, फाइनेंस की इंफॉर्मेशन कंपनी तक पहुंचाने का वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो CFO का जो इनपुट होता है वो बोर्ड रिपोर्ट का तत्व, मतलब बेस, मतलब बोर्ड रिपोर्ट जो होती है वो CFO के इनपुट्स के बेसिस पे बनती है। देन CFO को जो अपॉइंट करते हैं वो एज अ रेगुलर एम्प्लॉई अपॉइंट करते हैं, उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो it can be contractual for certain period also, मतलब he is appointed in the company as an employee or it may be contractual also, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी CFO को अपॉइंट करते हैं फॉर सर्टन पीरियड। CFO कंपनी का डायरेक्टर होना ज़रूरी नहीं है, मतलब डायरेक्टर हो भी सकता है नहीं भी सकता है, ही इज़ नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, CFO इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। वैसे CS भी कंपनी का डायरेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। ओके, CS भी चाहे तो डायरेक्टर हो या ना हो, CFO भी डायरेक्टर हो या ना हो। ओके, मैनेजर के केस में भी मैंने यही बताया, मैनेजर के केस में भी मैं आपको यही बताया था कि मैनेजर भी डायरेक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट होल टाइम डायरेक्टर MD इन दोनों केस में डायरेक्टर होना कंपलसरी है। लास्ट पॉइंट, CFO इज कंपलसरी रिक्वायर्ड टू साइन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है दैट इज फाइनल अकाउंट्स जो होता है वो साइन, उसका ऑडिट होता है। ऑडिट मतलब क्या होता है, चेक। अभी उसका ऑडिट कौन करता है, उसका ऑडिट CA करता है। जैसे सेक्रेटरियल ऑडिट होता है वैसे क्या होता है कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है कि उस कंपनी ने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही से बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, वो चेक करने के लिए CA ध्यान देता है। बट उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होके आए हैं CA के पास से, वो उस पर साइन लगती है किसकी, CFO की। CFO उस पर साइन करता है। सो इन विच केस CFO के बारे में आपको मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे बुक में है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझा रहेगा। देखो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, 6 चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैं 2 पार्ट में उसको अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझा रहेगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आपके डाउट बिंदास मुझे पूछ सकते हो। आपको ये लेक्चर अगर समझ में आया हो और पसंद आया हो तो इस लेक्चर को यूट्यूब पे प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लाइक करोगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे प्रेरणा मिलेगी, मुझे और काम करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आप एक और काम करिए कि इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने जो कॉलेज के या क्लासेस के या कहीं के भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, या फिर उनको शेयर करिए जो क्लासेस को अफोर्ड नहीं करते, ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हें ये फ्री लेक्चर्स बहुत हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। चैप्टर नंबर 6 यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।